3 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन इज 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ -1 नैनो कूलॉम, -1 नैनो कूलॉम, 4 नैनो कूलॉम और 3 नैनो कूलॉम। ये लोकेटेड है कहाँ कहाँ पे? ये लोकेटेड है 0,0,0 पे, ये लोकेटेड है 0,0,1 पे, और ये लोकेटेड है 1,0,0। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है एनर्जी इन द सिस्टम। फाइंड एनर्जी इन द सिस्टम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ही चार्ज हैं, इसके अलावा और कुछ भी सिस्टम में नहीं है, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो कोई पोटेंशियल है। इन चार्जेस के अलावा, इनके अलावा ना तो कोई और लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये 3 चार्जेस आपको इन पोजीशन पे रखे हुए हैं। आपको उस पूरे सिस्टम के अंदर जो इन 3 चार्जेस से मिलकर के बनता है, उसके अंदर क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है ना। एनर्जी, अगर आपने एनर्जी डेंसिटी वाला जब मैंने डेरिवेशन कराया था, तो वहाँ पर आपको बताया था कि W जो है टोटल एनर्जी इन द सिस्टम में, टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज नंबर 1 प्लस द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज नंबर 2 प्लस द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज नंबर 3। नाउ अगर मैं इस W1 को देखूं तो W1 को क्या था? अगर मैं एक सिस्टम के अंदर ये चार्ज लेकर के आऊँगा तो इनिशियली वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब कोई भी चार्ज नहीं है तो ऑटोमेटिकली इस चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन कितना है? दैट विल बी 0 होता है ना, क्योंकि W इक्वल्स टू क्यू भी होता है। और जब चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल 0 होगा, और जब 0 होगा पोटेंशियल तो ये W इक्वल्स टू क्यू वी भी क्या हो जाएगा? 0। यानी पहले चार्ज को अपने सिस्टम के अंदर लाने में द टोटल वर्क डन विल बी 0। अगर मैं चार्ज 2 को लेकर के आता हूं तो ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी Q2 इंटू V2 ड्यू टू 1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और ऐसे ही अगर मैं चार्ज 3 को लेकर के आता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा Q3 इंटू V3 ड्यू टू 1 प्लस V3 ड्यू टू 2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, है ना। ध्यान है आप लोगों को? हम पहले एक चार्ज को लेकर के आए थे, फिर दूसरे को लेकर के आए, फिर तीसरे को लेकर के आए, और फिर हमने उन तीनों को ऐड कर दिया। फिर हमने रिवर्स फैशन में पहले तीसरे को चार्ज को लेकर के आए, फिर दूसरे चार्ज को लेकर के आए, फिर पहले चार्ज को लेकर के आए। वो दोनों वर्क डन सेम आएंगे, फिर उन दोनों को ऐड करके हमने रिलेशन डिराइव करी थी कि W इक्वल्स टू हाफ ऑफ QV, और वहाँ से हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हाफ ऑफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ D.E। तो वहाँ से ये एक्सप्रेशन डिराइव करा था। तो बेसिक प्रोसेस से हम लोग चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनर्जी निकालने के लिए दे रहा है, और ना तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ना तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है। तो आपको पोटेंशियल गिवन नहीं है, पोटेंशियल गिवन नहीं है, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको Q2 गिवन है और V21 ये आपको निकालना है। V21 मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर मैं चार्ज को लेकर के आऊँ तो कितना वर्क डन होगा, है ना। तो V21 निकाल लेते हैं, ये आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, है ना। क्या होगा जल्दी से बताओ? दैट इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फ्रॉम कितना? फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। दैट मीन्स Q1 उस चार्ज को लेकर के आया मैं कहाँ से? इनिशियली 1 से कहाँ पर लेकर के आया? 2 पर, क्योंकि पोटेंशियल 2 पर निकाल रहा हूँ मैं, इस पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने तब निकाला है जब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है ना। इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस वाला साइन मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया है फ्रॉम 1 to 2। तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर लेंगे इसको? यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। R1 और R2 ये आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी बेसिकली इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं हम, और ये जो R2 डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि हम आइडियली क्या बोलते हैं?
आइडियली बोलते हैं हम कि हम अपने चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, तो ये रेफरेंस वाला पॉइंट जो है ये हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे है। तो ये इन्फिनिटी पे है मतलब ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, R1 इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो 1/R1 इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इट इज़ अप्रोचिंग 0. So we can neglect this particular term. The only thing we are left with is Q1 divided by 4 pi epsilon naught. और ये जो R1 है, ये R1 क्या है? The distance between first point and second point. So this is 0 0 1 minus 0 0 0 यानी 0 minus 0 0 minus 0 1 minus 0 यानी 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1 divided by 1. तो ये तो आ गया मेरा V21. इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मेरा एक वर्क डन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे? इसको यहाँ पर रख देंगे हम, जल्दी से बताओ। यस सर। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये पता है कि हम Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू R फ्रॉम A टू B विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज माइनस का E डॉट DL होता है ना। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा? इट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फ्रॉम A टू B, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA. अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब मैं पॉइंट चार्ज को एक जगह पर एज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक जगह पर रखा हुआ है, इसका मतलब मैं उस चार्ज को कहाँ से लाया था? इन्फिनिटी से लाया था. आई ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. तो जब इन्फिनिटी पे लाया था तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स 0. सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर फर्स्ट चार्ज. ठीक है, अब हम सेकेंड चार्ज के लिए निकालेंगे, मतलब Q3 के लिए निकालेंगे. तो Q3 के लिए मुझे दो चार्ज निकालने पड़ेंगे. कौन कौन से? V31 और V32. ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे? सीधे सीधे इसका बहुत सिंपल सा तरीका है. क्या? Q1 बिकॉज 1 की वजह से 3 पर चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये वाला पॉइंट तो R1 तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे? दैट विल बी डिस्टेंस ड्यू टू इसके और इसके बीच के डिस्टेंस, है ना, 3 and 1 के बीच की डिस्टेंस. दैट इज 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, यानी अगेन 1 ही आएगी ये वाली वैल्यू भी. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन 1. ठीक है, और अगर मैं V32 देखूं तो V32 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब आप मुझे बताओ Q2 के लिए कितना होगा? Q2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस. तो 1 0 0 और 0 0 1 के बीच में डिस्टेंस, यानी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 अगेन 1. तो दिस विल बी 1 बाय रूट 2. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? मैं पॉइंट चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो ये वाली डिस्टेंस तो कितनी हो गई? इन्फिनिटी. ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, मतलब 1 अपॉन RA हो गया 0. 1 अपॉन RA हो गया 0, मतलब मैं केवल फर्स्ट पॉइंट यानी उन दोनों पॉइंट की वजह से ही निकालूंगा. अब मैंने ये वाला पॉइंट चार्ज माना था, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है. तो जब मैं 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा V21 के लिए. जब मैं 2 और 3 के बीच में निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा V32, और जब मैं 3 और 1 के बीच में निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा V31, है ना. तो मैंने यहाँ पर ये तीनों ही पोटेंशियल्स लिख दिए हैं, V31, V32 और V21. अब आप इन तीनों को जोड़ दो इस इक्वेशन के हिसाब से, है ना. इस इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों को जोड़ दो और आपको क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा. Q2 यानी पॉइंट चार्ज एट 2, Q3 दैट मीन्स पॉइंट चार्ज एट 3. 1 वाला का कोई चक्कर ही नहीं है, -1 नैनो कूलम नहीं आएगा. ठीक है, तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे. इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं Q3 से कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई भी अगर मैं Q3 से कर दूं, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं Q2 से कर दूं, तो ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सिंपल
ओवरऑल एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन. वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड. क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ. Yes, sir. आसान है क्वेश्चंस. आपको बस केवल वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना. और उसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि अगर मैं रेफरेंस पोटेंशियल निकालता हूँ तो वो कहाँ से निकालता हूँ. हाउ वी कैलकुलेट द रेफरेंस पोटेंशियल, एंड बिकॉज ऑफ द रेफरेंस पोटेंशियल वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्या कह सकते हैं, द पोटेंशियल और द वर्क डन और द एनर्जी और वट एवर वी वांट टू कैलकुलेट. क्वेश्चन अगला कर लेते हैं एक, है ना. आपको चलो क्वेश्चन है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन इज कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड है P पॉइंट पर, ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है. ये रखा है 0, -4, 0 पे. ठीक है. ये Q चार्ज है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है. एक दूसरा चार्ज है 10 नैनो कूलॉम का. ठीक है. और ये नैनो कूलॉम का चार्ज है, ये मेरा रखा है सपोज A पॉइंट पर, और इसकी वैल्यू है 1, 2, 0. ठीक है बच्चों. आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट है ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0, और ये आपको गिवन है 0. ठीक है बच्चों. तो आपको इस Q की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? कर लोगे? आसान है. ऋषि, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आप बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. समझ में आया ना क्वेश्चन की क्वेश्चन है क्या? सर देख ही नहीं रहा सर, देखा भी. हाँ, व्हाइट स्क्रीन आ रही है सर. व्हाइट स्क्रीन आ रही है मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? नो सर, हम अभी था कुछ देर पहले, फिर आपने कहा कुछ दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, भूमिका, उसके बाद आपको व्हाइट दिख रहा है? स्क्रीन. Yes, sir. बेटा और लोगों को तो दिख रहा है. और कौन कौन है? बाकी बच्चे दिख रहे हैं? किसी एक को भी दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है. आप बताओ क्या क्या दिख रहा है? सर सबके नाम देख रहे हैं. हाँ, तो फिर ये स्क्रीन में दिखनी चाहिए तुम्हें. ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? चलो कोई दिक्कत नहीं अरे क्या है. बोल रही मैं दोबारा मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन को बोल देता हूँ. एक पॉइंट चार्ज है मेरा Q, है ना. वो P पॉइंट पे रखा है. P पॉइंट की वैल्यू है 0, -4, 0. एक दूसरा चार्ज है 10 नैनो कूलॉम का, वो एक A पॉइंट पे रखा है, और उस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 0. आपको ये गिवन है कि इन दोनों चार्ज की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, किस पॉइंट पे? 0, 0, 0, ऑरिजिन पे, वो कितनी है? 0 है. तो आपको Q की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि Q की वैल्यू कितनी होगी, Q चार्ज की वैल्यू कितनी होगी. तो कैसे करेंगे? हम सिंपल निकाल सकते हैं कि E जो है मेरा ऑरिजिन पर, वो होगा E ड्यू टू P पॉइंट प्लस E ड्यू टू A पॉइंट. होगा या नहीं? पहले तो ये बताओ मुझे. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल ड्यू टू दीज टू चार्जेस, Q एंड 10 नैनो कूलम. तो मुझे P पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है ना. ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा ऑरिजिन है. ये P पॉइंट पर मेरा Q चार्ज रखा है, और इस पॉइंट पर मेरा 10 नैनो कूलॉम का चार्ज रखा है ना. इससे इसके बीच की डिस्टेंस और इससे इसके बीच की डिस्टेंस मुझे अगर पता लग गई, सपोज ये R1 है और ये अगर R2 है ना. ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0, -4, 0 और 1, 2, 0. ठीक है. तो आपको ये बताना है
कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो ऑरिजिन है 0,0,0, इस पर रिजल्टेंट फील्ड अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं ई पी निकालता हूँ, ई पी मतलब इस पी पॉइंट की वजह से, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट ए है ना, कितना होगा, दैट विल बी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर AR1 क्या होगा या नहीं? यस सर, यस सर। प्लस EA होगा मतलब Q यानी 10 नैनो कूलॉम, 10 × 10 पावर -9 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर AR2 क्या। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ वेक्टर यानी ये होगा AR2 क्या, इस पॉइंट से ऑरिजिन की तरफ ये वाला वेक्टर होगा AR1 क्या। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना AR तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि दिस इज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर R1 Q है ना, प्लस 10 × 10 पावर -9 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब इंटू R2 है ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग। इसको कर दिया आपने 0 के इक्वल। अब ये 0 है, इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू है 0AX कैप प्लस 0AY कैप प्लस 0AZ कैप। ठीक है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R1 आप इजीली निकाल सकते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी ये R1 होगा, ये R1 होगा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये R2 होगी, ये आपको आप निकाल सकते हो इजीली, ये और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो है ना। आपको Q नहीं गिवन है, ये R वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, R1 और R2 है ना। और आपको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। सपोज मैं बोलता हूं कि अगर मैं इसको 0 करता हूं, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 क्यूब R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 10 × 10 पावर -9 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब। लिख सकते हैं ना ऐसे, R2 वेक्टर। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट साइड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं QR1 वेक्टर इज इक्वल्स टू है ना, इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 नैनो कूलॉम, बार बार मैं 10 पर -9 नहीं लिखना, लिखना पड़ रहा है बार बार है ना, इंटू R1 डिवाइड बाई R2 की क्यूब इंटू R2 वेक्टर। लिख सकते हैं ना। यस सर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे R2 और R1 वेक्टर के इन कंपोनेंट्स को, AX डायरेक्शन के कंपोनेंट को, AY डायरेक्शन के कंपोनेंट को और AZ डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 की वैल्यू लिखूं, R1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि इट इज RX1 AX कैप प्लस RX2 AX RY1 सॉरी XY1 AY कैप प्लस RZ1 AZ कैप। अगर मैं ऐसे लिखूं और R2 को मैंने इसी तरीके से लिख लिया RX2 AX कैप प्लस RY2 AY कैप प्लस RZ2 AZ कैप। लिख सकते हैं ना ऐसे। मतलब ये सॉल्व करने से पहले मैं जस्ट एक डेरिवेशन की तरह अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है Q से है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है Q से और इधर मल्टीप्लाई हो रही है इससे, -10 नैनो कूलॉम इंटू R1 डिवाइड बाई R2 की क्यूब है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली मैं लिख सकता हूं कि दिस इज q टाइम्स r(x1), x वाला कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा, है ना। तो q r(x1) इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा माइनस का 10 नैनो कूलॉम r1 डिवाइड बाई r3 का क्यूब, होगा या नहीं, इंटू r(x2). सिमिलरली अगला है r(x), सॉरी Y1 y1, सॉरी y1, ठीक है y1, ठीक है। इसको आप इस वाले से कंपेयर कर लोगे, ऐसे ही तीसरे वाले को आप तीसरे वाले से कंपेयर कर लोगे, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है केवल q। तो आपको 3 अननोन्स नहीं है, आपको केवल एक अननोन है, तो आपको एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, मतलब आप इसी इक्वेशन से, इसीलिए आप इजीली निकाल सकते हो उसे। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। Yes sir. Yes, sir. एक इक्वेशन, Yes sir. एक अननोन, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं शीट चार्ज के ऊपर। एक शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ना, इनफाइनाइट शीट चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। सपोज दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि जो मेरा रो S1, 2 शीट है मेरे पास, 2 शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है 20 नैनो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, एंड रो S2 इक्वल्स टू -15 नैनो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये इनफाइनाइट शीट दे रखी है कहां पर, फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, लेकिन जहां पर y इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू भी 0 है। एक शीट तो आपका यहां रखा है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पे फॉर ऑल x, मतलब फॉर ऑल x डायरेक्शन में आपकी शीट रखी है, और दूसरी शीट जो है वो भी रखी है फॉर ऑल x, ठीक है। लेकिन इसके लिए y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू -1 है, ठीक है बच्चों। अब आपको निकालना है फील्ड एट पॉइंट P, और P की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2। एक फील्ड निकालनी है आपको Q पॉइंट पर, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू सपोज 0 नहीं, माइनस का तो बोलेंगे -2, ठीक है। एक आपका R पॉइंट है और उसके लिए आपको फील्ड निकालनी है कितनी, ये आपको दे रखा है 4, -2, -2, ठीक है। एक S पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, 2, 2, ठीक है बच्चों। ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स पर आपको फील्ड निकालनी है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि P पॉइंट पर जो फील्ड है दैट विल बी EP, Q पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो EQ हो जाएगी, R पर ER और S पर ES, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे करेंगे। इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट का मतलब, इनफाइनाइट शीट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है फील्ड का वो होता है रो S डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट AN कैप, यही होता है ना। Yes sir. अब मुझे AN कैप निकालना है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू मुझे पता है, रो S मुझे पता सर है, पाई नहीं आता शायद। है ना। अब आप ध्यान से देखो,
जो अगर सपोज मेरी शीट यहाँ है ना, ये शीट है मेरी, तो इस शीट के चूंकि फॉर ऑल एक्स है ना, इधर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, इधर मेरा वाई डायरेक्शन है और इधर मेरी जेड डायरेक्शन है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये शीट मेरी x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर ओरिजिन पर रखी है ना, ये शीट मेरी इनफाइनाइट लॉन्ग है, यहाँ रखी है। तो मुझे ये देखना है कि इस शीट के पॉइंट इधर की तरफ आ रहा है या उधर की तरफ आ रहा है। अगर पॉइंट इधर की तरफ होगा, है ना, अगर पॉइंट इधर की तरफ होगा तो हम क्या बोलेंगे, ए एन कैप विल बी इक्वल टू ए एक्स कैप। हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। और अगर पीछे की तरफ पॉइंट हुआ तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए एन कैप विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का माइनस ए एक्स कैप। ठीक है। अब जरा इस वाले पॉइंट को देखो, पी पॉइंट को। अगर आप पी पॉइंट को देखोगे तो आप देखोगे कि जो मेरा पी पॉइंट है दैट इज एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पर है, एक्स में इधर की तरफ है ना। वाई और जेड चाहे कुछ भी हो, वाई चाहे इधर हो या इधर हो, जेड चाहे इधर हो या इधर हो, मैं एक्स में तो इतना आगे चल ही लिया ना, तो एक्स में चल लिया मतलब एक्स के उस शीट से वो पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में है, एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है या एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे केवल और केवल क्या देखना है, उस शीट के करस्पॉन्डिंग, अगर वो शीट एक्स में है तो मुझे केवल और केवल एक्स पॉइंट देखने हैं। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो चारों के चारों पॉइंट्स एक्स की फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। इसका मतलब उन चारों ही पॉइंट्स के लिए वेक्टर क्या होगा, ए एन कैप दैट विल बी ए एक्स कैप फॉर ऑल 4 शीट्स। द नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द शीट इज ए एक्स कैप। क्लियर है या नहीं? यस सर। और अगर ए एन कैप फिक्स है, ए एन कैप की वैल्यू कितनी है, ए एक्स कैप, रो एस तो फिक्स है ही, है ना, ये भी फिक्स है, तो ऑलरेडी मेरा ई पी इक्वल टू ई क्या बोल सकते हैं, क्यू इक्वल टू ई आर इक्वल टू ई एस। ये चारों फील्ड बराबर होंगी या नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। यस सर। सेम होंगी ना, बराबर होंगी, क्योंकि ई जो है शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज व्हाट, that is constant. The magnitude of the electric field intensity due to infinite sheet is constant. The only change that will be there is the direction of the electric field. If it is away from the sheet, then it is positive. If it is before the sheet, the field is negative. That means केवल और केवल शीट के तरफ अगर है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर शीट के ऑपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ये तो मैंने बात करी एक शीट की वजह से, है ना, क्योंकि मैंने एज्यूम करा था कि शीट मेरी पहली जो रखी है वो कहाँ रखी है, 0 0 एक्स पे रखी है ना। लेकिन दूसरी शीट भी है मेरे पास, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो है y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1 और फॉर ऑल x। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ होगा, y इक्वल टू 1, जल्दी बताओ, y इक्वल टू 1 सपोज यहाँ है ना, z इक्वल टू -1 नीचे की तरफ है सर ऊपर की। ठीक है, यानी शीट कैसे रखी है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आया ना, y इक्वल टू 1 z इक्वल टू -1, शीट पूरे ऐसे रखी है। यस सर।
ठीक है। अगेन फॉर ऑल x है वो शीट, तो जब फॉर ऑल x है तो मुझे ये देखना है कि उस शीट से, इस वाली ग्रीन वाली शीट से पॉइंट इधर की तरफ है या उधर की तरफ है। तो देखो, जब मुझे पता है कि अगर मैं फॉर ऑल x कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फॉर ऑल x कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चीज़ चेक करनी है, मुझे केवल x के कोऑर्डिनेट चेक करने हैं। तो x के कोऑर्डिनेट चेक करने हैं, मतलब x इक्वल टू 4 अगर वो शीट के राइट साइड में आ रहा है या लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर शीट के राइट साइड में आएगा, फ्रंट में आएगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये एक्स वेक्टर। अगर पीछे की तरफ आएगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। इस पूरी चीज़ में समझाते टाइम मैंने आपको एक चीज़ गलत बताई है। अगर आपने अटेंटिवली मुझको सुना हो और अगर आपने पुराना वाला कॉन्सेप्ट, पुराना जो लेक्चर है जो मैंने ये फील्ड का डेरिवेशन का सॉल्व करा था, तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि वो चीज़ क्या है जो मैंने गलत बताई है। सर फॉर्मूला गलत है, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लगी हुई है। 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यस सर, पाई नहीं लगना है वहाँ पे, पाई नहीं लगना है। ठीक है, तो एक तो हो गया ई, जो रो है ई पी पॉइंट पर, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए एन कैप। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी चीज है क्या? जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान सी चीज थी, फॉर्मूला था, फॉर्मूला चूंकि सबको याद ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ये फिगर। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर को प्लॉट करूं, ठीक है, आपको दे रखा है शीट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने दो शीट दिखा रखी हैं आपको, रेड और ग्रीन, ये दोनों की दोनों शीट में एक्स कांस्टेंट है, वाई और जेड चेंज हो रहे हैं। हाँ है ना? यस सर। ये z था, ये x था, ये y था। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर शीट जो है मेरी फॉर ऑल x है, मतलब x की सारी वैल्यूज हैं, y और z उस पूरी शीट पर कांस्टेंट है, और आप इन दोनों ही शीट को देखो, इन दोनों ही शीट पर मेरा x कांस्टेंट था, y और z चेंज हो रहे थे। इसका मतलब जो मैंने शीट बनाया ना, ये शीट ही गलत बनाई है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, और मैंने पूरा करीब 10 से 15 मिनट हो गए समझाया मैंने, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, किसी ने देखा ही नहीं कि मैंने शीट कहाँ बना रखी है। फॉर ऑल एक्स, मैं बार बार इसको फॉर ऑल एक्स को एम्फेसाइज कर रहा था, लेकिन किसी ने मेंशन ही नहीं करा, देखा ही नहीं। इतना खो गए थे उसमें, या सुन ही नहीं रहे थे मुझे। फॉर ऑल एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू फॉर ऑल एक्स, वाई और जेड 0 0 है, यानी उस पूरी शीट में एक्स चेंज हो रहा है। यानी एक्स कहाँ चेंज होता है, एक्स इधर चेंज होता है और उधर चेंज होता है ना? तो ये जो शीट है ना, ये शीट आपकी कहाँ रखी है, ये शीट आपकी रखी है आपके पैरों के नीचे। यू कैन एज्यूम इट एज अ ग्राउंड प्लेन, है ना? अगर आप एज्यूम करते हो, इमेजिन करते हो कि वो शीट कहाँ रखी है, तो वो शीट आपकी कहाँ है, वो आपके पैरों के नीचे है। फॉर ऑल जेड, सॉरी फॉर ऑल एक्स, वाई और जेड की वैल्यू, उस पूरी शीट पर वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, उस पूरी शीट पर अगर मैं इसको ग्राउंड पर रख दूं, ये है ना, तो देखो इस पूरी शीट पर मेरा y और z क्या है, सेम है, 0 है? बोलो जल्दी यस सर। 0 है पक्का? यस सर। गलत बता रहा हूँ अभी भी। अगर ग्राउंड प्लेन में रखी होगी तो अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ y चेंज नहीं हो रहा, इधर जाओगे तो y चेंज नहीं हो रहा। बोलो
आया ना? यस सर। पक्का ना? चेंज हो रहा है नहीं? बाई तो कैसे चेंज हो रखूं? रहा बताओ मुझे। x इक्वल टू y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1 और फॉर ऑल x। जरा बताओ मुझे शीट कहाँ होगी? इमेजिन करो। अगर आपने इमेजिन अच्छे से करा तो मुझे इसका आंसर चाहिए, क्या होगा? सर ये एक्स वाई प्लेन में होगी। एक्स वाई प्लेन ही तो बना रखा है मैंने। एक्स वाई प्लेन, ये ग्राउंड प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में केवल एक चीज सेम रहती है, z। यहाँ पर y और x दोनों चेंज हो रहे हैं, यस सर। है ना? यानी फॉर ऑल x अगर है तो y इक्वल टू 1 की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हो सकती है? बताओ। सर वाई की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, सर x कांस्टेंट होगा। चेंज होती है। x कांस्टेंट होगा? x कांस्टेंट होगा तो फिर फॉर ऑल x तो आएगा ही नहीं। ये तो मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, फॉर ऑल x। अगर x भी कांस्टेंट कर दिया आपने तो प्लेन ही नहीं होगा ये। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ी हिंट देता हूँ। बताता नहीं, हिंट देता हूँ। ये सारी चीज को भूल जाओ थोड़ी देर। अगर आपके पास सर जेड वाई प्लेन में होगा। जेड वाई प्लेन में होगा, ये भी गलत जवाब है। जेड वाई प्लेन कौन सा होगा? जेड वाई प्लेन ये वाला हुआ ना, आपके सामने वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार। और अगर आपके सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार देखो तो उसमें एक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा। क्या चेंज हो रहा है? केवल और केवल वाई और जेड और जेड, ये दो ही चीज चेंज हो रही है, यस सर। है ना? एक्स चेंज ही नहीं हो रहा। और मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन ही मैंने ये कहा है कि फॉर ऑल एक्स होना चाहिए, तो एक्स तो आया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बताओ। अगर मेरे पास एक लाइन है, या सॉरी चलो लाइन ले लेते हैं, या पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, ठीक है? इफ इट इज अ पॉइंट, इट इज, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? बोल सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं यस कि सर। पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन है टू प्लेन्स का? बोलो। या क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंटरसेक्शन है पॉइंट तीन प्लेन्स का? बताओ। ये स्टेटमेंट तो आपने बोल दिया, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सर तीन क्या प्लेन का और दो लाइन। तीन प्लेन का? यस सर। तीन प्लेन का, ठीक। और बच्चे बताओ, तीन प्लेन का बोल रहे हैं ये तो? क्या नाम है? सुधीर, ऋषि? सर सर सुधीर। सुधीर, सुधीर बोल रहे हैं तीन प्लेन का इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट होगा। भूमिका बताना चाहेगी? यस सर। सर बताओ। 2 लाइन्स एंड 3 प्लेन्स। 2 लाइन्स एंड 3 प्लेन्स, ओके। तो ये चीज क्लियर है आपको? इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स पॉइंट होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में जो मैंने पीपीटी शो करी थी उसमें मैंने ग्राफिकली बताया भी था कि दो, अगर मैं देखूं दो लाइन्स, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये जो इंटरसेक्शन आया ना, ये क्या आया? ये पॉइंट आया। अगर मैं प्लेन देखूं तो प्लेन सपोज मेरे पास ये है ना? आप इमेजिन कर सकते हो ये एक प्लेन है और एक प्लेन आपका ग्राउंड प्लेन मान लो, ठीक है? तो ये जो इंटरसेक्शन कर रहा है ना, वो इंटरसेक्शन कहाँ से कर रहा है? वो कर रहा है ये। तो अगर मैं दो प्लेन का इंटरसेक्शन देखता हूं तो इट इज नॉट अ लाइन, सॉरी इट्स नॉट अ पॉइंट, इट इज लाइन। लेकिन अगर मैं तीसरा प्लेन भी डाल दूं इसके अंदर, तीसरे प्लेन को भी इंटरसेक्ट कराऊं, है ना, तो ये वाला प्लेन कौन सा है? दिस इज x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन। यहां पर क्या है? यहां पर z इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन।
अब जरा बताओ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन कौन सा होगा? आपके सामने वाली वॉल है, आपके सामने वाली वॉल मतलब तो अगर ये भी इंटरसेक्ट करेगा तो ये कहाँ पर करेगा? ये उस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे, ये एक लाइन है और उसमें मैंने ये एक प्लेन से इंटरसेक्ट करा तो वो कहीं ना कहीं इस जगह पर टच करेगा। वो जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स, 3 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट। 2 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा? लाइन। और ये जो प्लेन्स है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, सिंपल नॉर्मल प्लेन्स नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर प्लेन्स है। अब जरा आप मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि y इक्वल टू 0 एक प्लेन है, लाइन है या पॉइंट है, क्या है ये? जल्दी बताओ, y इक्वल टू 0 क्या है? सर लाइन। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है ना मैंने, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या चीज है ये? प्लेन। प्लेन। अगर मैं बोलूं आपसे कि y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, ये क्या है? इन तीनों में से ये क्या है? सर लाइन। लाइन है ना? क्यों? बिकॉज यहां पर फॉर ऑल z, फॉर ऑल z मतलब क्या? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फॉर ऑल z, दिस इज अ लाइन, दिस इज नॉट अ सरफेस। यस सर। तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो उस क्वेश्चन कराते टाइम मुझे किसी ने भी ये देखा ही नहीं, ना कहा, ना मुझसे ना सोचा, और मैं कराए जा रहा हूँ और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, है ना? मैंने ये बताया आपको कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 है, दिस इज नॉट सरफेस, दिस इज लाइन। यस जब सर। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था तो ही आपको कहना चाहिए था कि हाँ सर ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर मैं बताता ना, अगर मैं तुमसे पूछता नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सही मान करके इसका आंसर भी निकाल लेते, इस वाले फॉर्मूले से इसका आंसर भी निकाल लेते। चलो फॉर्मूला आपने सही पकड़ा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ प्लेन, दिस इज लाइन। तो अगर प्लेन होगा तो आपको केवल और केवल एक चीज कांस्टेंट मिलेगी, अगर लाइन होगी तो आपको 2 चीज कांस्टेंट मिलेगी। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी सर अटेंडेंस और ले लेता